कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। 3 घंटे रेल का सफ़र करके अनुपमा और अनुज रामपुर पहुंच गए। स्टेशन से 2 तांगे पकड़कर वे अपने छोटे मकान में आ गए। वहाँ के डाकखाने का चपरासी मकान के सामने ही खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और सामान अंदर रखवाया। 2 कमरों का छोटा सा मकान, कमरों के सामने एक बरामदा था और उसी बरामदे में कोने में चौका था। कमरे में बांस से बुनी हुई 2 चारपाइयाँ खड़ी थी। अनुज ने दोनों चारपाइयाँ नीचे की और एक पर अपना होल्डोल खोलकर उसमें से दरी पलंग पोस निकालकर दूसरे चारपाई पर बिछा दिया। अनुपमा ने उसी चारपाई पर गद्दी रबड़ बिछाकर सोती हुई किरण को लिटा दिया और चैन की सांस ली। टिफिन कैरियर चपरासी के पास रखा था। अनुज चारपाई पर टिफिन कैरियर खोलकर बैठ गए। चलो खाना खा ले, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। आज ही रिपोर्ट कर लूँगा, तुम कुछ काम नहीं करना। दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाकर अनुज ऑफिस चले गए। अनुपमा ने बाहर का दरवाज़ा बंद करके अपने छोटे घर का मुआयना किया। जब वह बरामदे के कोने की छोटी कोठरी में गई, उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वह दौड़कर कमरे में लौट आई। उसने किरण को उठा लिया और वहीं पलंग पर बैठ गई। शिशु दूध पीते पीते फिर से सो गया। अनुपमा भी उसके पास लेटकर सो गई। उसको कभी किसी ने इस तरह के शिशु के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं दिया। कहाँ से कैसे पता करे। शाम को जब अनुज डाकखाने से लौटे तो अनुपमा ने उनसे पूछा, तुमको इस तरह के लोगों के बारे में कुछ पता है? अनुज का माथा सिकुड़ गया। इनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। जब हिजड़े किसी घर के सामने ताली बजाते हैं तब घर के लोग उन्हें पैसे देकर भगा देते हैं और ये मोहल्ले मोहल्ले नाचते घूमते हैं। अनुज ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर याद करते हुए बोले, एक अजीब से आदमी की बात याद आ गई। एक दिन अम्मा हम चारों को लेकर एक बार अपने मायके गई थी। नानी एक दिन वहाँ के होट में मुझे भी अपने साथ ले गई। वहाँ एक आदमी धोती पहनकर आलू बेचने आया था। जाने कैसे औरतों की तरह बोलता था। नानी से बात करते करते उसने कहा, अम्मा जी, हम तो आपके लड़के के समान हैं। नानी ने भी कहा, हाँ हाँ बेटा, सो तो हो। भैया आधा सेर आलू दे दो। बिटिया अपने बच्चों के साथ आई है तो अम्मा जी 2 सेर आलू लो। आज तो लल्लू आधा सेर ही दे दो, आलू झोल बना लेंगे। उसने अजीब तरह से मटक कर तराजू निकाला, आधा सेर आलू तोल दिया और नानी के थैले में डाल दिया। नानी आलू लेकर आगे बढ़ गई। मैं मुड़ मुड़ कर उसे देखता रहा। उसी आलू वाले की याद है। कैसा था? लंबी सी नाक थी, सांवला सा, सफ़ेद धोती पहनता था और रंगीन लाल कुर्ता पहनता था। नानी कहती थी कि उसके आलू शहर में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उस आलू बेचने वाले की सब सब्जी वाले बड़ी इज्जत करते हैं। पढ़ा लिखा था, हिसाब किताब तो फटाफट कर लेता था। हिजड़े उसे नहीं ले गए। नहीं जाने कैसे बच गया। उसके बारे में और पता लगाओ ना। कैसे पता लगाऊं? अनुपमा बच्चे को गोद में लेकर गुनगुनाने लगी और उसने किरण का मुंह चूम लिया। इस छोटे शहर में आने के बाद अनुपमा के मन में हिम्मत आ गई। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने पुराने मिलने जुलने वालों से कभी नहीं मिलेगी और न कभी मायके जाएगी। जब यही बात उसने अनुज से भी कही, अनुज ने पूछा, और अगर कोई तुम्हारे घर खुद ही चला आया तब? विमला सोच में पड़ गई। तो बोलो क्या करोगी? इसको किसी को छूने नहीं दूंगी और तब भी कोई गोद में ले ले तब उसकी गोदी से छीन लूंगी। अनुपमा झल्ला कर बोली। उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अनुपमा किरण को गोद में लिए लिए दरवाजे के पास गई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ और उसका छोटा भाई टिल्लू खड़ा था। वे सनाके में आ गई। अम्मा तुम? हाँ बिटिया, तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। बस मैं टिल्लू को लेकर चली आई। हमारा पता कैसे मिला? पहले हम लोग खेड़ा गए, वहाँ से यहाँ का पता लिया। बिटिया हमें क्यों मना कर दिया आने को? इनकी बदली हो गई थी। अनुपमा ने बात बदल दी। अनुपमा के मन में उमड़ घुमड़ होने लगी।
अनुज की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? अम्मा। अरे अनुज उठकर आ गए। उन्होंने सास के पैर छुए और सास ने आशीर्वाद दिया। अनुपमा की माँ ने किरण को देखा तो उस पर मोहित हो गई। कितनी सुंदर बिटिया है, क्या नाम रखा है? किरण। आजा मेरी गोद में। माँ ने लपक कर अनुपमा से किरण को ले लिया। उसका मुंह देखकर बोली, देखो तो गुड़िया, तुम्हारी अम्मा ने हमें आने को मना कर दिया। हम तो दौड़कर आ गए। उन्होंने उसे उछाल दिया। किरण ऊपर उछली की उसने पेशाब कर दी। पेशाब की धारा नीचे गिरी। अनुपमा का मन विचलित हो उठा। उसने किरण को झपट लिया। उधर अम्मा कही जा रही थी, अरे गीला कर दिया तो क्या हुआ? अनुपमा मुंह बंद किए कमरे में भागी और जल्दी से उसके कपड़े बदले। टिल्लू भी वहीं आ गया। माँ भी एक बड़ा थैला लेकर आ गई। उन्होंने थैले में से बच्चे के कपड़े व खिलौने निकालकर वहीं पलंग पर रख दिए। अनुज भी वहाँ आ गए। अनुज ने अनुपमा की तरफ देखकर कहा, अम्मा के लिए चाय वाय तो बनाओ, थकी होगी। अनुपमा ने अनुज पर एक टेढ़ी कड़ी निगाह फेंकी और चुप रहकर ही उत्तर दे दिया। अनुज ऊपर से नीचे तक हिल गए। उसने अनुपमा के हाथ से किरण को ले लिया। अनुपमा चाय बनाने चली गई। अनुपमा की माँ ने अपने सामान में से मिठाई का डिब्बा निकाला। टिल्लू जाओ जीजी को दे आओ। अम्मा पहले चाय पी लीजिए, अनुज ने सास से कहा। ठीक है, वह पलंग पर बैठ गई। अनुपमा थाली में 4 शीशे के गिलासों में चाय ले आई। अनुज ने किरण को भी एक तरफ पलंग पर लिटाया और एक एक करके चाय का गिलास पकड़ाने लगे। सबके हाथ में चाय का गिलास था। अनुज और अनुपमा के मुंह में भी गिलास लगा था, पर उनके हलक से चाय नहीं उतर रही थी। इस परिस्थिति से कैसे निपटे, इसी सोच में थे। अनुपमा की माँ ही बोले जा रही थी, बिटिया तुम्हारे पापा भी आना चाहते थे, पर सेठ जी के यहाँ छुट्टी नहीं मिली, हमसे रहा नहीं गया। पर टिल्लू का तो स्कूल है, इसको 3 दिन की छुट्टी दिलवा दी है, तो तुम 3 दिन ही रुकोगी, इसकी पढ़ाई का खर्च कैसे करोगी? अब बिटिया सबर आ गया, चलो गुड़िया की शक्ल तो देख ली। अम्मा जब तुम यहाँ आई हो तो रुक ही जाओ, अनुपमा ने बनकर कहा। अम्मा टिल्लू की तरफ देखकर बोली, इसका स्कूल भी तो है। टिल्लू किरण को झुनझुना दिखा दिखा कर बजा रहा था। अनुपमा ने माँ से कहा, अम्मा पहले तुम तैयार हो लो, फिर टिल्लू नहा लेगा। अनुपमा की माँ अपनी धोती ब्लाउज लेकर नहाने चली गई। टिल्लू किरण के पास बैठा था। अनुपमा ने अनुज को इशारा किया और दोनों कमरे के बाद समस्या के बारे में बातें करने लगे। तुम 3 दिन की छुट्टी ले लो, अनुपमा ने अनुज से आग्रह किया। कैसे छुट्टी ले लूँ, अभी तो यहाँ आया हूँ। कहला दो कि बीमार हो। किससे कहला दो, खुद ही जाना पड़ेगा। कुछ करो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाने दूंगी। अनुज पेश में पड़ गए, क्या करे कैसे करे। कुछ सोचकर बोले, ऐसा है अम्मा को सब बतला दो, वह सब समझ जाएगी, तुम्हारी माँ है, देखो वह यहाँ 3 दिन रहेगी, तुम छिपा तो नहीं सकती हो। अच्छा यही है कि तुम कह ही दो। बताने का सोचकर अनुपमा को झुरझुरी सी चढ़ने लगी। छिपा चुरा कर पेट में बात रखी और अब खुद ही ढोल बजा दे। उसका मन घबराने लगा। इतने भी गुसलखाने में से उसकी माँ निकल आई। उसने हाथ में उनके धुले हुए गीले कपड़े थे। अनुपमा ने उनके कपड़े ले लिए और अलगनी में डालने लगी। उसकी माँ ने पूछा, तो बिटिया जापे के टाइम तुम्हारे पास कौन था? कांति दाई थी, उसी ने सब कुछ किया, बड़ी अच्छी थी। उसकी माँ ने लंबी सांस ली। जमाना बदल गया और छठी दस्टों कुछ किया, कुछ नहीं किया। पंडित जी आए नहीं। नाम रखा है? हाँ, किरण। विमला की माँ ने पूछा। सास ससुर को खबर भेजी, इन्होंने उनको चिट्ठी भेज दी। चलो शुक्र है भगवान का, वहाँ से चिट्ठी आई। बाबूजी बीमार पड़े हैं, लल्ला जी दौड़ धूप में लगे रहते हैं। माता जी का पोस्ट कार्ड आया था। अम्मा जी अनुज की तरफ देखकर बोली, नए बच्चे को सभी देखना चाहते हैं, फिर पहली पोती है। अनुज बाबू तुम अपने घर जरूर हो आना। अनुपमा चुप रही, अनुज भी चुप थे। सोती हुई किरण को देखकर अम्मा फिर बोली, एक बात है अनुपमा तुम्हारी, किरण बड़ी सीधी है, बिल्कुल नहीं रोती, ऐसी ही तुम थी। अब तुम भी नहा धो लो, किरण को मैं संभाल लूँगी। बिटिया आज खाना मैं बना दूँगी। अम्मा तुम आराम कर लो, मैं किरण को भी नहलाई देती हूँ। बस मैं 2 मिनट में आई, किरण को हम नहला देंगे, तुम पहले नहा कर आओ। मैं तो सुबह ही नहा ली थी और किरण की तबीयत ढीली है, आज मैं इसे नहीं नहलाऊँगी।
अनुज नहाकर गुसल खाने से बाहर निकले और जल्दी से कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए बाजार से जलेबी, समोसे और डबल रोटी के लिए आए। अनुपमा ने कचरी भी भूनकर रख दी थी। अनुपमा ने चाय बनाई। अनुज नाश्ता करके ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद अनुपमा ने भी माँ के साथ नाश्ता किया। अनुपमा थाली में झूठे बर्तन लेकर चौके में चली गई। किरण पलंग पर सो रही थी। विमला की माँ उस पर पंखा झल रही थी। बराबर में स्टूल पर बैठा टिल्लू अखबार पढ़ रहा था। तभी एकाएक किरण रोने लगी। अनुपमा की माँ ने उसे टटोला कि कहीं गंदा तो नहीं किया है। अब से किरण ने टट्टी की थी। अनुपमा की माँ ने वहीं से आवाज़ लगाई, अनुपमा, मुन्नी ने टट्टी की है। माँ की आवाज़ सुनते ही अनुपमा दौड़कर आ गई। उसने किरण को गोद में उठाया और बाहर जाने को हुई। अरे बिटिया, यहीं साफ कर दो, माँ ने कहा। अनुपमा ने माँ की बात अनसुनी कर दी। बाहर खुली नाली के पास किरण को पीढ़ी पर लिटाकर उसने उधर उधर देखा और निश्चिंत होकर उसका लंगोट उतारा। उसी में उसे साफ किया और पानी से धोकर कपड़े पहनाकर उसे माँ के पास लिटाकर फिर चौके में चली गई। किरण ने लेटते ही फिर से कपड़े गीले कर दिए और वह कुलबुलाई। अब से अनुपमा की माँ ने खुद ही किरण का लंगोट उतारा। किरण के अविकसित अंग देखकर वह धक से रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अनुपमा चौके में से लौट कर आ गई। उसने किरण को झपट कर उठा लिया। उसकी माँ अभी भी भौचक्की सी उसे देख रही थी। अनुपमा ऐसी बनी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने धुला हुआ सूखा लंगोट उठाया, किरण को रबड़ पर लेटाकर बदल दिया। अनुपमा की माँ अभी भी गुमसुम बैठी थी। अनुपमा ने ही मौन तोड़ा। अम्मा, आज क्या खाओगी? अनुपमा की माँ चुप। अम्मा, बताओ ना, क्या खाओगी? बिटिया, कुछ नहीं। ऐसे कैसे होगा? मैं आलू पूरी बनाती हूँ। नहीं नहीं अनुपमा, कुछ नहीं। अनुपमा भी पर पड़ी। अम्मा, तुम यही कहने जा रही हो कि यह हिजड़ा है, इसे हिजड़ों को सौंप दो। नहीं बिटिया, अपना बच्चा फेंक थोड़े ही देंगे। अनुपमा की माँ कुछ अजीब सी परेशानी में से गुजर रही थी। अनुपमा ने स्थिति समझ कर कहा, इसीलिए उन्होंने यहाँ बदली करवा ली। कहते कहते अनुपमा की आंखें भर आई, गला रुंध गया। अनुपमा की माँ का मन पिघल गया। उनका खोया साहस लौट आया। उन्होंने किरण को अनुपमा के हाथों से ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद किरण को पलंग पर लिटा दिया। अनुपमा माँ से चिपट गई और उनके कंधे पर सिर रखकर फूट कर रोने लगी। उसकी माँ भी खूब रोई। दोनों का मन हल्का हो गया। माँ ने ही पूछा, क्या करोगी? इसे हिजड़े ना ले जाए। नहीं अम्मा, यह मेरी है, मैं ही इसे पालूंगी, आगे परेशानी ना हो बिटिया। अनुपमा संभल गई। नहीं अम्मा, मैं निपट लूंगी। हाँ, तुमको भी मेरा साथ देना होगा। मैं तो बिटिया तुम्हारे साथ हूँ, पर दुनिया वाले। अनुपमा तिलमिला गई। दुनिया वालों की ऐसी की तैसी। वह किरण को उठाकर कमरे के बाहर चली गई। उसने किरण का चेहरा देखा और उसे चूम लिया। उसके मन में जो अजीब सी घबराहट थी, अब वह नहीं रही। सत्य छिपाने से जो मन भारी था, वह ठीक हो गया। उसने तय कर लिया, अम्मा जान गई है, उनसे वह खुलकर बात करेगी। अनुपमा कमरे में लौट आई। उसकी माँ चुपचाप बैठी थी। उनके माथे पर सिकन थी। अम्मा, क्या सोच रही हो? बिटिया, क्या बताऊं क्या सोच रही हूँ? तुमने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल ली है। अनुपमा बिलबिला गई। क्या तुम भी ऐसे ही कहने लगी? तो क्या करती, फेंक देती? नहीं, किसी अच्छे आदमी को दे देती। अनुपमा भी फर पड़ी। कौन कहाँ मिलता है अच्छा आदमी? माँ बाप से अच्छा कौन होगा? सो तो है। अनुपमा की माँ लंबी सांस लेकर उठकर खड़ी हो गई। अच्छा बोलो बिटिया, मैं यहाँ और ठहर जाऊँ? अपने साथ हमें ले चलने को नहीं कहोगी? अनुपमा की माँ चुप रही। अनुपमा ही जोर से बोलने लगी, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ मिठाई जरूर भेजूंगी। बिटिया के बच्चा हुआ है, वहाँ सब लोग पूछेंगे। अम्मा, वहाँ लड़की होने की खबर ही देना। जैसा तुम कहोगी बिटिया, वैसा ही करूंगी। अनुपमा की माँ बड़े उत्साह से बेटी के घर आई थी। वह अनुपमा के लिए अपने साथ काफ़ी सामान भी लाई थी। दामाद अनुज के लिए भी कपड़े लाई थी। उन्होंने आते ही ये सब चीज़ें अनुपमा को पकड़ा दी थी, पर जाने क्यों उनका मन भारी हो गया था। वह एक पत्थर के बोझ से दब गई थी। उनको अपने मुंह पर ताला लगाना रहना होगा। जब अनुज अपने ऑफिस से लौटे, अनुपमा ने धीरे से उन्हें सब कुछ बता दिया कि उसकी माँ को सब पता है। अनुज अनुपमा को विस्मय से देखने लगे। उतारा हुआ कोट हाथ में थामे रह गए। अम्मा क्या बोली? बोलेगी क्या? किसी के पास हम लोगों के लिए है ही क्या? कोई बात नहीं, हम दोनों तो साथ हैं। किरण हमारी बच्ची है। अनुज ने अपना कोट खूंटी पर टांग दिया।
अनुपमा को सब्र आया। सब भूल भाल कर वह माँ को भेजने की तैयारी में लग गई। उसने किरण को नहला धुलाकर पाउडर लगाया, माथे पर काजल की बिंदी लगाई और उसे अम्मा को पकड़ाकर लिस्ट बनाई। अनुज लिस्ट लेकर बाजार जाकर एक एक चीज ले आए। 3 दिन पूरे हुए। अनुपमा की माँ जाने को तैयार थी। 3 दिनों में टिल्लू भी किरण का चहेता हो गया था और उसके साथ खूब खेलता था। 3 दिन बाद रहने से अनुपमा की माँ के मन में नातिन का खोया हुआ मुंह लौट आया था कि जैसे कोई खास बात हुई हो। पर अनुपमा के मन में खलबली मची थी कि उसकी माँ वहाँ जाकर कहीं सबको सब कुछ बता ना दे। उसने माँ की तैयारी करके आखिर उनसे पूछ ही लिया, अम्मा वहाँ जाकर क्या कहोगी? कहूँगी अनुपमा के बड़ी सुंदर बिटिया हुई है। और अगर वहाँ सब लोग पूछेंगे कि अनुपमा को साथ क्यों नहीं लाई तो कह दूंगी अभी तो बदली हुई है, घर गृहस्थी भी तो संभालनी है, बाबूजी से भी नहीं बतलाऊंगी। नहीं, माँ ने दृढ़ता से कहा, लड़की है तो बस लड़की है। अनुज और टिल्लू ने बिस्तर बंद बांधा और गाड़ी पकड़ने के लिए अनुज रिक्शा ले आए। रिक्शे पर सामान रखकर चलते समय अनुपमा माँ से गले मिली। माँ बेटी खूब रोई। अनुज ने किरण को अनुपमा को थमाया, अपनी साइकिल बाहर निकाली। टिल्लू ने जीजी और जीजा के पैर छुए और माँ के साथ रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा चल दिया। अनुपमा रिक्शे को जाते हुए देर तक देखती रही। जब वह आंखों से ओझल हो गया, उसने किरण को प्यार किया और घर में आ गई। माँ को सच का पता लग गया। इससे अनुपमा को बड़ा संतोष हो गया। माँ ने खुद ही आकर देख लिया, सब कुछ समझ लिया। उसने मन ही मन भगवान का ध्यान किया। भगवान कितने दयालु है। उसे स्कूल में सीखे हुए एक भजन की याद आ गई। वह गुनगुनाने लगी, विष्णुपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों न हो उसको शांति, क्यों न उसका मन मगन। ईश्वर का ही न करने वाली अनुपमा को भगवान ही अपना सहारा लगे। भगवान की भगवान से क्या शिकायत करना, कहीं न कहीं इसमें भी अच्छाई ही होगी। उसने मन में सब्र कर लिया। अनुज स्टेशन से लौटकर आ गए, बिल्कुल शांत थे। अनुपमा को याद हो आई, मिनट मिनट में त्योरी चढ़ाने वाले अनुज ने किरण के आने के बाद कितना बदलाव आ गया है। इतना ही नहीं, उसके बोलने से पहले ही जाने कैसे बात समझ जाते थे। अनुपमा भी अनुज के मन की बात समझ जाती थी। एक दिन अनुज ऑफिस जाने की तैयारी में थे। कढ़ाई में सब्जी छोंककर अनुपमा पटरे पर अनमनी सी देर तक बैठी रही कि उसे सब्जी जलने की बदबू आई। अनुपमा जाग उठी। उसने कड़छी से तस्तरी हटाई। सब्जी जल गई थी। अनुपमा ने 2 क्षण सोचा। उसने नए आलू काटकर दूसरी कढ़ाई में जीरे के तड़कन से छोंक दिए। अपनी कलाई घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। उसने थाली में कटोरी रखकर दही और दाल परोसी ही थी कि अनुज तौलिया बांधे आ गए। जल गई ना सब्जी, जरा नीचे लग गई। कहता हूँ सोचा मत करो, चिंता चिता से बढ़कर है। क्या मुसीबत है? अनुज झल्लाए। दोबारा सब्जी छोंकी है, अभी हुई जाती है। ठीक है, खाना खाकर ही ऑफिस जाता हूँ। अनुपमा ने कढ़ाई में छुके हुए आलू देखे। एक टुकड़ा निकालकर उंगलियों से बीच रखकर दबाया, गल गया था। उसने सब्जी थाली में परोसी और फटाफट फुलके बनाकर अनुज के लिए ले गई। अनुज किरण के पास बैठकर झुनझुना हिला रहे थे। अनुपमा ने स्टूल पर थाली रख दी और अनुज ने खाना शुरू कर दिया। वह जल्दी से 2 और फुलके ले आई। अनुज ने खाना खाया, पानी पिया और साइकिल से उठकर चलने लगे। चलते चलते अनुज ने अनुपमा से कहा, देखो खाना जरूर खा लेना, शाम को हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे, मैं एक टिकट ले आऊँगा, तैयार रहना। अनु साइकिल पर बैठकर चले गए। अनुपमा जमानों से सिनेमा देखने नहीं गई थी। उसे याद नहीं कि उसने आखिरी सिनेमा कब देखा था। उसे अनुज के प्रति एक अजीब सा मोह आ गया। कितना समझती है वह। माँ के जाने के बाद अनुपमा का मन हल्का तो हो गया था, पर मन में एहसान था, किरण को वह कैसे स्कूल भेजेगी, कैसे पढ़ाएगी। बिना पढ़े भी तो गुजर नहीं है आधी आधी। वह कोमल के साथ पलंग पर पड़ गई। सोचते सोचते जाने कब उसे नींद आ गई।